हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त शेजल जो कि रूम के एक कोने में जा कर के बैठ गई थी और वहीं ईरा जो कि उन सारे लोगों की लगातार जम करके पिटाई कर रहा था। किसी के उसने हाथ बुरी तरह से जला दिए थे तो किसी का तो मुंह ही जला दिया था। वहीं उन 10 लोगों की हालत वो काफ़ी बुरी कर चुका था और इतनी बुरी कि वो लोग अब उठने की भी हिम्मत नहीं रख पाते। सब के सब वहीं जमीन पर पड़े हुए कराह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति जो कि अभी भी अपने शरीर में करंट के झटके को महसूस कर पा रही थी। वहीं ईरा जब बाकी सारे 10 लोगों को मार कर गिरा चुका होता है तो वो एक बार तृप्ति की तरफ अपनी रेड लेजर लाइट को दिखाते हुए घूरता है, जिससे तृप्ति और ज़्यादा घबराने लगती है और वहीं वो ज़मीन पर अपने आप को पूरी कोशिश करते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगती है। वो ज़मीन पर पड़े हुए वो ज़मीन पर ही पड़े पड़े अपने हाथों को जोड़कर ईरा के सामने करते हुए अपनी आंखों से गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो पहले तो अपने कदम को तृप्ति की तरफ बढ़ाता, लेकिन तभी उसका दिमाग जो कि इस वक्त शेजल की आवाज़ पर जाता है, जो कि वहीं कोने में बैठे धीरे धीरे रोने की वजह से सिसकियाँ ले रही थी। ईरा को जैसे ही शेजल की सिसकियाँ सुनाई देती हैं, वो तुरंत ही अपने सिर को 180 डिग्री में घुमा देता है और वो शेजल की तरफ ध्यान से देखने लगता है। वो अपने ऑरा को पूरी तरह से पहले चेंज करता है। सबसे पहले वो अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है और अपने रेड लाइट को भी चेंज करके वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है और वो अपने छोटे छोटे कदमों को शेजल की तरफ बढ़ा देता है। वहीं शेजल जो कि किसी चूहे की तरह दुबक करके एक जगह पर छुपी हुई थी। शेजल ने देखा था किस तरह से ईरा का भयानक रूप जब बाहर आया था तो वो कितना ज़्यादा खौफनाक बन गया था। उसने शेजल जैसी मासूम लड़की के सामने 10 लोगों को ऑलमोस्ट मार दिया था। सब लोगों की चीखें अभी भी शेजल के कानों में गूंज रही थी और वो सब के सब उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे थे। जैसे जैसे ईरा के कदम शेजल की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी एक एक कदम की आवाज़ जो कि शेजल के कानों में पड़ती है और वो और ज़्यादा घबराने लगती है। शेजल जो अपने पैरों को पूरी तरह से मोड़ लेती है और अपने घुटने पर अपने चिन को टिका करके अपने हाथों से पूरी तरह खुद को कवर करने की कोशिश करने लगती है। वो इस वक्त ईरा की तरफ ठीक से देख तक नहीं पा रही थी। उसे ईरा इस वक्त इतना ज़्यादा डरावना नजर आ रहा था। वो अपने चेहरे को भी अपने घुटने के अंदर छुपाने लगती है और धीरे धीरे अपनी भूरी आंखों से सामने आ रहे ईरा को देखती है। लेकिन जैसे ही ईरा उसके तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ता है, शेजल एकदम से अपने चेहरे को अपने घुटनों पर टिका देती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। ईरा जो शेजल के ठीक सामने आता है और उसको शेजल की कंडीशन अच्छे से समझ में आ रही थी, वो उसको समझाते हुए कहता है, हम साथ में चलते हैं। मुझे पता है तुम मुझसे डर रही होगी, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे इन लोगों को मारना ही पड़ा। लेकिन ये सब जान से नहीं गए हैं, अभी इनकी जिंदगी बाकी है और उसको लेने का हक सिर्फ आहान सर को है। तुम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ। शेजल जैसे ही ईरा को और ज़्यादा अपनी तरफ आगे बढ़ता देखती है, वो झटके से एकदम खड़ी हो जाती है और पीछे दीवार का सहारा लेते हुए अपने हाथ को उसी पर टिकाते हुए कहती है, दूर प्लीज दूर रहो मुझसे। ईरा को काफ़ी बुरा लगता है जब इस तरह से शेजल उससे डर रही थी। उसके फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं अब दरार आने लगी थी, जिसकी वजह से ईरा अपने चेहरे पर एक सैड इमोजी बनाता है और फिर शेजल से कहता है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम परेशान मत हो, बस मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ पार्थक, लिली और रिया तीनों की तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं पार्थक, लिली, रिया जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो आसपास के हर जगह को ढूंढ मारते हैं, मगर शेजल उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आती। पार्थक जो जाकर के गार्ड से भी पूछता है, गार्ड उन्हें ये भी बताता है कि शेजल उसके पास आई तो थी, मगर उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना होने की वजह से उस गार्ड ने शेजल को बाहर भेज दिया था। पार्थक के माथे पर पूरी तरह से पसीने आने लगे थे और वो अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहता है, अब नहीं बचूंगा मैं, अब तीनों के तीनों मरेंगे। पता नहीं कहाँ चली गई भाभी, अचानक से बिना कुछ बताए, तुम्हारा फोन अभी भी नहीं लग रहा। रिया जो कहती है, पता नहीं फोन भी कैसे डेड हो गया, मुझे तो याद आ रहा है मैंने चार्ज किया था। पार्थक के दिमाग में कुछ आता है और वो रिया और लिली से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी को हम लोग ना मिले हों तो वो ऑटो पकड़ के घर की तरफ चली गई हों।
हो सकता है ना ऐसा? लिली जो कहती है ऐसा तो कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। पार्थिव जो कहता है पर यहाँ पर भी खड़े रहने से अब कुछ नहीं होगा, हमें चलना चाहिए घर, और घर पे चलकर एक बार ढूंढना चाहिए। उसके बाद रिया और लिली दोनों अब पार्थिव को ध्यान से देखने लगे थे, जैसे वो पार्थिव के आगे की बातों का वेट कर रहे हों। पार्थिव जो पहले रिया को देखता है और फिर लिली को, और फिर कहता है हाँ एक ही ऑप्शन बचता है, उसके बाद भाई को सब कुछ बताना पड़ेगा। रिया और लिली भी अपने सर को हाँ मिलाते कहते हैं हाँ बताना तो पड़ेगा, उसके बाद सर हमारे साथ चाहे जो भी करे कम से कम श्रीजल तो मिल जाएगी ना। तो जल्दी करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और वो दोनों तुरंत ही आकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। पार्थिव भी दौड़ते हुए आता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके गाड़ी लेकर के निकल जाता है। वहीं श्रीजल काफ़ी डरते डरते अपने कदम को क्लब से बाहर रख रही थी। ईरा जो कि उसकी तरफ बार बार देखते हुए कहता है तुम डरो नहीं, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर श्रीजल को इस वक्त सबसे ज़्यादा डर तो ईरा से ही लग रहा था। थोड़ी देर में पार्थिव, लिली और रिया तीनों के तीनों घर पहुंच चुके थे। सब के सब मिल करके श्रीजल को ढूंढे जा रहे थे। पार्थिव को श्रीजल के बारे में सोच सोच करके तो घबराहट महसूस हो ही रही थी, मगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अगर धर्म जी को पता चला कि श्रीजल उन लोग के साथ नहीं है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएंगे। रिया, लिली, पार्थिव तीनों के तीनों मिल करके पूरे पूरे घर को छान मारते हैं, मगर श्रीजल उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। पार्थिव जो कि थक हार करके हॉल एरिया में आ जाता है, जहां पर लिली और रिया भी अब आकर के थक कर बैठ चुकी थी। पार्थिव जो तुरंत ही फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन को देखते हुए कहता है अब चाहे जो भी हो जाए भाई को सब बताना पड़ेगा। भाभी खतरे में और मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, जिसकी वजह से वो ना ज़्यादा देरी करते हुए तुरंत ही अपने भाई को कॉल लगा देता है। जैसे जैसे कॉल की रिंग जा रही थी, रिया, लिली, पार्थिव तीनों की हार्ट बीट लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही फ़ोन उठेगा उन तीनों का दिल पूरी तरह ब्लास्ट कर जाएगा। और जैसे ही रिंग बजना बंद होती है, तीनों की सांस एकदम से अटक जाती हैं। पार्थिव के मुंह से तो कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती। दूसरी तरफ से इस वक्त आहान नहीं बल्कि यशवीर ही बात कर रहे थे। इधर से यशवीर जो कहते हैं हाँ पार्थिव बोलो। जैसे ही पार्थिव ने यशवीर की आवाज़ सुनी थी, उसकी सांस में थोड़ी सांस आती है और वो अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए कहता है वो भाई कहाँ है? यशवीर जो कहता है सब ठीक है ना, क्या हो गया है? और अभी सर मीटिंग में है। पार्थिव जो कहता है ओ मीटिंग में है, बात नहीं हो सकती अभी उनसे? यशवीर जो कहता है सब ठीक तो है पार्थिव, क्या बात है, तुम घबराए लग रहे हो? पार्थिव जो कहता है नहीं वो भाई से कुछ इमरजेंसी बात करना प्लीज़। यशवीर जो कहता है नहीं, इस वक्त तो मैं बात नहीं करने दे सकता, इस वक्त वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ इस वक्त बड़े बड़े होटल्स के सीईओ बैठे हुए हैं। इस वक्त तो मैं तुम्हें कॉल, उसने इतना बोला ही था कि तभी पार्थिव जो इधर से कहता है बात इतनी ज़्यादा इमरजेंसी कि तुम समझ जाओ ये बात श्रीजल भाभी से रिलेटेड है, प्लीज़ यशवीर भाई प्लीज़। यशवीर जो पार्थिव को काफ़ी बचपन से जानता था, क्योंकि यशवीर के डैड और आहान के डैड काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जैसे ही पार्थिव ने श्रीजल का नाम लिया था, यशवीर जो तुरंत ही रुक जाता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है क्या वो ठीक है ना, सब ठीक है ना, प्लीज़ जल्दी बताओ मुझे। पार्थिव जो कहता है अगर ठीक होता तो फिर कॉल क्यों करता, आप प्लीज़ भाई को फ़ोन दीजिए, वैसे भी मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं किस तरह से उनसे बोलूँगा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ जल्दी से उन्हें फ़ोन दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बात कर सकूं। यशवीर को समझ आ चुका था कि बात अगर श्रीजल की है तो आहान को बताना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बिना देरी किए तुरंत ही चैम्बर के अंदर चला जाता है, जहां पर इस वक्त लीड चेयर पर आहान बैठे हुए थे और बाकी के लोग लाइन से चेयर लगाकर आहान की बातें सुन रहे थे और वहीं आहान के प्रोजेक्ट को भी देख रहे थे। अचानक ही यशवीर जो कि आहान को बीच में रोकते हुए उन्हें इंटरप्ट कर देता है, जिससे आहान उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं यशवीर आई एम इन मीटिंग, कैंट यू अंडरस्टैंड दिस? यशवीर जो फ़ोन की तरफ दिखाते हुए कहता है सर इम्पोर्टेंट कॉल है सर। आहान जो कहते हैं होता है कि इम्पोर्टेंट, मैं इस वक्त बात कि तभी यशवीर बीच में बोलता है सर वो श्रीजल मैम से रिलेटेड है। जैसे यशवीर ने इतना बोला था, आहान की बातें बीच में रुक जाती हैं और वो फ़ोन की तरफ एक बार देखते हैं और फिर यशवीर की तरफ। इस वक्त यशवीर थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से आहान फ़ोन को देखकर कहते हैं व्हाट हैपेंड टू हर, सब ठीक है ना? यशवीर जो कहता है सर आप खुद बात कर लीजिए। आहान जो सबकी तरफ एक बार देखते हैं
और उन लोगों से थोड़ा ब्रेक मांग करके वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं और यशवीर के हाथ से तुरंत ही फ़ोन को लेकर अपने कान पर लगा देते हैं। जैसे ही हाँ ने फ़ोन पर हेलो बोला था, दूसरी तरफ से सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। पार्थिक की तो सांसें उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वो एकदम से एक बार रिया और एक बार लिली को घबराते हुए देखता है और तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो इस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से आहान को सब कुछ समझाए। आहान जो कहते हैं, श्रेजल कहाँ है? दूसरी तरफ से पार्थिक डरते हुए कहता है, भाई वो भाभी। आहान, क्या हुआ उसे? पार्थिक जो कहता है, भाई वो मैं बता रहा हूँ, मैं हुआ वो ये था कि भाभी वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि तभी पीछे से ईरा की आवाज़ आती है, यू ऑल लो IQ पीपल, तुम लोग के पास ज़रा भी दिमाग नहीं है, उम्र के बेवकूफ़ हो। जैसे ईरा की आवाज़ सब लोगों के कानों में पड़ती है, सबके सब पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं, जहाँ पर पहले तो सबकी नज़र ईरा पर जाती है और फिर उसके ठीक बगल में श्रीजल पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए इस वक्त खड़ी थी। और वो किस हालत में खड़ी थी सिर्फ उसे ही पता था। वो लगातार अपने दुपट्टे से अपने कंधे को छुपाए जा रही थी। उसकी आंखें नीचे थीं, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रीजल मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी पलकें भी अभी भीगी हुई थीं, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा रोई हो, लेकिन इस वक्त उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे। जैसे ही पार्थिक, रिया और लिली श्रीजल को देखते हैं, तीनों को ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को दोबारा से जिंदगी मिल गई हो। पार्थिक जो एकदम से कहता है, भाभी, श्रीजल भाभी आप। और वो अपनी आंखों से आंसू को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे मन कर रहा था कि इस वक्त वो श्रीजल को जोर से गले लगा ले, लेकिन तभी लिली और रिया जो कि आती हैं और श्रीजल को जोर से हक करते हुए कहती हैं, कहाँ थी यार तुम, हम कितना परेशान। लेकिन तभी पार्थिक जो कि अपने कान से फ़ोन को दूर करता है और रिया और लिली से कहता है, श्श, मरवाओगी क्या? अब अगर भाभी यहाँ पर आ गई हैं तो प्लीज़ सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने दो मुझे। पार्थिक की बात सुन करके रिया, लिली जो कि दोनों के दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं। वहीं श्रीजल, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जीती जागते इंसान नहीं बल्कि कोई स्टैचू बन गई हो। पार्थिक दोबारा से अपने कान पर फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ से हान की आवाज़ आती है, मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग को ड्रॉप करके तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम बकवास कर रहे हो। श्रीजल कहाँ है? उससे कुछ भी हुआ ना। बीच में पार्थिक उन्हें रोकते हुए कहता है, भाई वो भाभी ठीक है, वो बस वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, इस वजह से वो रो रही हैं। अब इसी वजह से अब वो। हान जो कहते हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि बात कुछ और है। क्या बात है? मेरी बात कराओ उससे। पार्थिक को कुछ समझ नहीं आता और वैसे भी उसकी हालत ख़राब हो रखी थी, जिसकी वजह से वो दौड़कर श्रेया के सामने आता है और श्रेया के कान पर फ़ोन लगा देता है और वो श्रेया से कहता है, फ़ोन पकड़िए और बात करिए। लेकिन श्रेया के हाथ उठ ही नहीं पा रहे थे, वो अपने हाथ को उसी तरह से रखी हुई थी। वहीं पार्थिक जो उसको इस तरह देखता है तो अपने हाथ में ही उस फ़ोन को पकड़े हुए उसके कान पर रखते हुए कहता है, बात करिए भाभी। वहीं इस तरफ से आहान जो कि थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, मैं कुछ, कि तभी इधर से श्रेजल की शांत आवाज़ जो कि आहान को महसूस हो जाती है। इस वक्त श्रेजल की गहरी गहरी सांसें भी आहान को अच्छे से महसूस हो रही थीं, जिसकी वजह से वो बोलते बोलते एकदम से रुक जाते हैं और श्रेजल की सांसों को महसूस करते हुए कहते हैं, श्रेजल। दूसरी तरफ यहाँ पर श्रेजल, जिसकी आंखों के आंसू जो कि अभी तक थोड़े थम गए थे लेकिन वो फिर से बहना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। उसे आज काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी, जितना आज तक उससे पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी। शायद श्रेजल को अपनी कुछ पुरानी यादें भी याद आ रही थी और आहान की आवाज़ सुन करके उसका दर्द डबल हो जाता है। वहीं इस तरफ यशवीर जो कहता है, सर वो लोग आपका वेट। लेकिन तभी आहान उसको अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, श्श, 1 मिनट। और आहान बहुत ही डीपली श्रेजल की आवाज़ को महसूस कर पा रहे थे। वैसे तो श्रेजल कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उस शांति में भी श्रेजल की धड़कनें, श्रेजल की सांसें आहान को काफ़ी क्लैरिटी से सुनाई दे रही थी। आहान अपनी आंखें बंद करते हैं और काफ़ी धीरे टोन में कहते हैं, बात करो मुझसे, सब ठीक है ना? इस तरफ से श्रेजल लगातार अब रोना शुरू कर चुकी थी और उसकी सांसें भी अब बढ़ गई थीं। वहीं पार्थिक, लिली, रिया सबके सब श्रेजल को ध्यान से नोटिस कर रहे थे।
उकसाते हुए। इधर से पार्थिक जो कि उसको हिम्मत देते हुए कहता है, भाभी प्लीज़ कुछ तो बोल दो, वरना भाई का जान अटक जाएगा, प्लीज़। श्रीजल जो हिम्मत करते हुए कुछ बोलती तो है, मगर उसकी आवाज़ निकल नहीं पाती। हाँ हाँ। इस आहान जो कि अपने कानों में फ़ोन लगाए हुए श्रीजल की आवाज़ को नोटिस करते हुए कहते हैं, तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? श्रीजल कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो? इस तरफ से श्रीजल अपनी मुट्ठी को कस के बंद करती है और अपने कपड़े को अपने हाथ में भींच लेती है और अपनी आंखें ज़ोर से बंद करते हुए धीरे से कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से हटती है और दौड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। आहान जो आगे हेलो हेलो करते रह जाते हैं, मगर श्रीजल की आवाज़ उन्हें नहीं आती। वही पार्थिक जो कि अपने कान पर फ़ोन लगाते हुए कहता है, भाई वो भाभी चली गई। आहान जो उसकी बात को सुनते हैं तो तुरंत ही फ़ोन को कट कर देते हैं। यशवीर जो कि इस वक्त आहान के चेहरे के रिएक्शन को देख कर कहता है, सर सब ठीक है ना, मैम ठीक है ना? आहान जो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहते हैं, बोल तो रही थी कि सब ठीक है। यशवीर जो कहता है, दैट्स सो ग्रेट, मैं तो काफ़ी घबरा गया था। तो फिर इस तरह से पार्थिक बात क्यों कर रहे थे? पार्थिक ने आखिरी में बोल दिया था कि इस वक्त श्रीजल बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हैं, इसी वजह से वो रोए जा रही हैं। लेकिन आहान को पार्थिक की बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता। ये बात जब वो यशवीर को बताते हैं तो यशवीर थोड़ा काम डाउन होते हुए कहता है, फिर तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता हो मैम आपको सच में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसी वजह से। लेकिन आहान तुरंत ही अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ में कुछ तो ऐसा है जो वो बयान नहीं कर पा रही है। और फिर वो यशवीर को देखते हुए कहते हैं, 1 घंटे में पायलट को इन्फॉर्म करो कि हम इंडिया के लिए फ़्लाई कर रहे हैं। यशवीर जो कहता है, सर पर अभी तो आपकी कल की भी मीटिंग्स पेंडिंग बची हुई हैं, वो आप आज रात में कवर करने वाले थे। आज उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, मेरे लिए मेरी मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बीवी है। मीटिंग्स मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर लूँगा, फ़िलहाल 1 घंटे में मेरी जेट रेडी हो जानी चाहिए। और ये बोल करके वो दोबारा से चैम्बर में आ जाते हैं। आहान जो कि दोबारा मीटिंग हॉल में आ जाते हैं और फिर से बाकी के CEO के साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। वहीं एक बंदा जो कि होटल का चेयरमैन था, वो हान से पूछता है, सो वेयर वर वी? या सो आई वाज आस्किंग दैट कैन दीज रोबोट्स हैंडल मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन? We have a lot of Japanese, Korean and English speaking guests at our hotels. So it must be. वो लगातार बोले जा रहा था, मगर आहान जिसका ध्यान इस वक्त कहीं और ही लगा हुआ था, उनकी आंखें तो उस आदमी की तरफ गड़ी हुई थी, मगर उनका दिमाग अभी भी इंडिया में ही था। श्रीजल की वो हल्की हल्की कपकपाहट भरी सांसें अभी तक आहान के कानों में उसी तरह से गूंज रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ से ही आहान को महसूस हो जाता है कि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। आहान कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बार बार आहान के कान में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं आहान इस वक्त अपने कामों पे कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। उनके दिमाग में लगातार सिर्फ यही बात चल रही थी कि आखिर श्रीजल ने ऐसी कौन सी चीज़ को डील किया होगा जिससे वो इतना ज़्यादा घबराने लगी। वो जल्द से जल्द इस वक्त अपनी बीवी यानी कि अपनी श्रीजल से मिलना चाह रहे थे। वहीं आहान का एक नया रोबोट जो कि अब मार्केट में आ चुका था और उसे ही लॉन्च करने के लिए आहान उस मीटिंग को रखे थे। आहान की मांग उस रोबोट के लिए $57 मिलियन थी, पर वहाँ पर सभी लोग 6 मंथ की कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहते थे। आहान जो कि इस वक्त अपने कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट जीत ही रहे थे, लेकिन जब से वो श्रीजल से बात करके वापस आए थे, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और वहीं वो इस डील के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए कहते हैं, डन, $40 मिलियन। और वो बिना किसी आर्गुमेंट के ही उस डील पर साइन करते हुए उनकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा देते हैं और वहाँ से तुरंत ही खड़े होकर के पीछे रखे अपने कोट को अपने हाथ में लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सारे लोग वहाँ पर एकदम से हैरान रह गए थे, क्योंकि अभी तक आहान के साथ जितनी भी डीलिंग उन लोगों ने की थी, उन लोगों को अच्छे से पता था कि आहान अपनी बात को लेकर कितने ज़्यादा पक्का है। अगर उन्होंने $57 मिलियन की मांग की थी तो वो $57 मिलियन में ही मानते। उसमें से अगर 1 सेंट भी कम होता तो आहान ये डील फाइनल नहीं करते। लेकिन अचानक से आहान को पता नहीं क्या हो गया था,
जहां उन्हें अभी $45 मिलियन मिलना भी शुरू हो गया था। लेकिन आहा ने फिर भी इस कॉन्वर्सेशन को आगे ना बढ़ाने की वजह से उसे $40 मिलियन में ही कंप्लीट कर दिया। ये देखकर यशवीर भी एकदम से हैरान रह गया था, जो कि अभी मीटिंग हॉल में ही खड़ा था। आहन के बाहर निकलते ही यशवीर भी तुरंत ही आहन के साथ पीछे पीछे आने लगता है। वही आहन जो कि यशवीर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ईरा के साथ तुरंत ही कनेक्ट हो और उससे पता लगाओ कि आखिर शेजल के साथ क्या हुआ है। और हाँ, मुझे टेक्स्ट में नहीं बल्कि वीडियोस में सारी डिटेल्स चाहिए। यशवीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके सर, मैं तुरंत ही उसके डेटा के साथ कनेक्ट करता हूँ। वहीं जैसे ही पार्थिक ने फ़ोन कट किया था, वो लिली और रिया तीनों के तीनों शेजल की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन लोग के रूम में जाते, ईरा तुरंत ही उन तीनों को रोक देता है और उन तीनों से कहता है, यू 3 ऑफ यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड। इस वक्त शेजल को अकेले रहना है और वो अकेले ही रहना चाहती है, कोई भी उसे बॉदर नहीं करेगा। पार्थिक जो उसे गुस्साते हुए देखकर कहता है, मुझे इस वक्त भाभी से बात करनी है, तुम्हें कोई आइडिया भी हम कितना परेशान हो गए थे। वहीं ईरा जो कहता है, तुम इंसान से परेशान हो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम इसके अलावा। और तुम्हें पता है कि शेजल उस वक्त कितना ज़्यादा परेशान थी, वो किस तरह तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी और तुम तीनों अपने एंजॉयमेंट में लग गए थे। रिया और लिली जो कि अपनी गलती को महसूस करती हैं, वहीं पार्थिक को भी ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही थी। लेकिन पार्थिक इस वक्त शेजल से मिलना चाह रहा था। उसे पता था कि शेजल कितनी ज़्यादा मासूम है और उससे जितनी बड़ी गलती हुई है वो उसकी माफ़ी शेजल से मांगना चाह रहा था। मगर तब भी इतने फोर्स करने के बाद भी ईरा उन तीनों को अलाउंस नहीं देता, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों निराश होकर के वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ईरा का भी इस वक्त मन कर रहा था कि वो शेजल से जाकर इस वक्त बात करे, लेकिन ईरा ने शेजल के चेहरे को अच्छे से पढ़ लिया था और उसके चेहरे से उसने ये डिटेक्ट कर लिया था कि इस वक्त शेजल को सिर्फ लोनलीनेस की ज़रूरत है और उसका अकेलापन ही सिर्फ उसे ठीक कर सकता है, या तो फिर आहान सर। लेकिन आहान इस वक्त यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से वो भी शेजल के गेट के ठीक बाहर ही खड़ा रहता है पहरेदारी करने के लिए। वहीं अंदर शेजल जो कि पहले शीशे के सामने आकर के खुद को देखती है, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते ही अपने बालों का जोड़ा बनाती है। उसकी कुछ पुरानी यादें, जब सुहाना के चाचा और उसके बड़े भाई मिल करके उसे छेड़ा करते थे, उसे परेशान किया करते थे, उसे गलत तरीके से छुआ करते थे, वो सारी यादें उसके दिमाग में फिर से ताज़ा होने लगी थी। शेजल को जब भी स्ट्रेस हुआ करता था, वो हमेशा अपने पैर को और अपने हाथ को थिरकाना शुरू कर देती थी और वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपने दुपट्टे को लेकर के उसे एक साइड में बांधती है और उसी तरह रोते रोते मदहोशी में अपने पैर और अपने हाथों को थिरकाना शुरू कर देती है। इस वक्त वो डांस नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दर्द को छुपाने की और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा ताकत महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से उसके कदम और उसके हाथ धीरे धीरे इधर उधर डोल रहे थे। मगर जैसे जैसे वो डांस करना शुरू करती, थोड़ी देर बाद शेजल के अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है। उसके दिल में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस थे, कुछ डर के तो कुछ दर्द के। उसे खुद से इस वक्त घृणा महसूस हो रही थी कि उसे कोई भी आकर के इस तरह छू कर चला जाता है और शेजल अपनी मदद खुद नहीं कर पाती। और साथ ही उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भरा हुआ था और वो सारे इमोशंस को एक साथ अपने डांस के थ्रू बयां कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारी ताकत को आज अपने डांस पर ही लुटा देना चाहती है। लगभग 1 घंटे हो जाते हैं, मगर शेजल की कदम अभी भी नहीं रुकते। उसके बाल जो कि अब धीरे धीरे खुलने को आ गए थे और वहीं वो अभी भी लगातार घूमते घूमते कभी अपने हाथ को इधर करती तो कभी अपने पैर को, और वहीं उसके आंसू जो कि अभी भी उसके गालों पर लगातार बहे जा रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी आ चुकी थीं, लेकिन फिर भी शेजल रुकती नहीं। इसी तरह से 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। शेजल के कदम जो कि अब दुखने लगे थे, मगर आज शायद शेजल तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक उसके शरीर पूरी तरह से, जब तक उसके पूरे शरीर उसका साथ नहीं छोड़ देते।